हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन और दूसरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा है क्लासिफिकेशन। देखिए, एंटी मलेरियल जो ड्रग्स होती हैं उनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो होगी केमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, इस क्लासिफिकेशन को स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है और जो थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन है उसको वो जो ड्रग हैं वो कैसे काम करती हैं उस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर 9 कैटेगरी रखी गई और 9 कैटेगरी के अंदर अलग अलग ड्रग्स रखी गई हैं। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है क्विनिन एंड अदर अमीनो एल्कोहल्स। इसके अंदर ड्रग आएंगी क्विनिन एंड मेफ्लोक्विनिन। जो सेकंड कैटेगरी है वो है 4 अमीनो क्विनोलाइंस। इसके अंदर होगा क्लोरोक्विनिन एंड अमोडाइक्विनिन। ठीक है, 8 अमीनो क्विनोलिन्स। इसके अंदर है प्रीमाक्विन, पामाक्विन, पेंटाक्विन। देखिए, ये जो क्लोरक्विनिन है ये आपने पढ़ा होगा। क्विनिन और क्लोरक्विनिन ये क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जो कि मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कहीं भी एंटी मलेरियल ड्रग्स का आपने छोटी क्लास जब भी 11th या 12th के अंदर आप होगे तो आपने ये दो ड्रग्स ज़रूर पढ़ी होंगी, क्विनिन की और क्लोरोक्विनिन की। ठीक है, खासकर इनका एग्जाम्पल दिया हुआ होता है। राइट, तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। देखिए, 4 अमीनो क्विनोलिन्स, 8 अमीनो क्विनोलिन्स, 9 अमीनो एक्रीडीन। इनमें नाम से ही समझ आ रहा है। देखिए, क्विनोलिन्स जो होती हैं उस पर 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा। यहाँ 8 अमीनो यानी कि 8th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा। यह है अमीनो एक्रीडीन, यानी जो एक्रीडीन की स्ट्रक्चर होगी उसमें 9 अमीनो होगा, यानी कि 9 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा। राइट, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, जो 4 अमीनो क्विनोलिन्स है उसके अंदर क्लोरक्विनिन, अमोडाइक्विनिन, 8 के अंदर प्रीमाक्विन, पामाक्विन, पेंटाक्विन और 9 अमीनो एक्रीडीन में क्विनेक्रिन, इसका दूसरा नाम मिपाक्रिन भी है। राइट, ये हैं 4 कैटेगरी। 5th कैटेगरी के बारे में देखिए, बिगोनाइड्स। इसमें प्रोग्वानिल और साइक्लोग्वानिल ये दो ड्रग आएंगी। फिर है डाई अमीनो पायरिमिडीन, यानी कि जो पायरिमिडीन है उस स्ट्रक्चर में 2 अमीनो ग्रुप और होंगे कहीं ना कहीं अटैच, तो उसके अंदर क्या आएगा? पायरीमिथामाइन और ट्राईमिथाप्रीम। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप पायरीमिथामाइन और ट्राईमिथाप्रीम इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके अंदर क्या चीज़ दिखेगी? आपको अगर पता है कि ये क्या है, किस कैटेगरी की ड्रग है, डाई अमीनो पायरीमिडीन, तो आपको तुरंत स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि इसके अंदर पायरीमिडीन होने वाला है और 2 अमीनो ग्रुप होने वाले हैं। तब भी आप इन दोनों की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको तुरंत से ये याद आना चाहिए और इन स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगी बहुत ही आसानी से। आर्टिमिसिनिन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसके अंदर आर्टी मिथर, आर्टी इथर, आर्टिसिनेट, ये 3 ड्रग्स रखी गई हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। ये डायरेक्ट ड्रग्स है, किस कैटेगरी में कौन सी ड्रग है ये आपको याद करनी है। जो भी काम है इन ड्रग्स का वो आगे आएगा अभी। ठीक है, थोड़ी देर में आपको मैं समझाता हूँ। मिसलेनियस एजेंट, इसमें आएगा सल्फोनामाइड और सल्फोन्स। देखिए, सल्फोनामाइड, 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 ये तीनों की तीनों जो ड्रग्स हैं, सल्फाडोक्सामाइन, सल्फामेथिड ऑक्साएजोल और सल्फाडायाजिन, या फिर और भी ड्रग्स हैं एटसेट्रा लगा कि ये सल्फोनामाइड है और जो सल्फोन है वो है डेप्सोन। ये जो सल्फोनामाइड एंड सल्फोन है ये आपका एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, जो 4th यूनिट आएगी उसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है ना वो सल्फोनामाइड और सल्फोन्स का ही है, जो हमको बिल्कुल डिटेल में करना है। तो फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि इनको मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, सल्फोनामाइड और सल्फोन्स को। और ये सल्फोनामाइड और सल्फोन्स के एग्जाम्पल हैं। एंटीबायोटिक भी हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक भी हैं जो मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। एग्जाम्पल देखिए, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्पिकोल। नेक्स्ट है मिसलेनियस जो एजेंट है वो हमारा हाइड्रोक्सी नेफ्थाक्विनोन। इसमें एग्जाम्पल है ओटोक्विनोन, ओटोवा क्योनोन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन थी। इसके अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या ड्रग रखी जाएगी वो आपको एग्जैक्टली याद करनी है। ठीक है, और ये जितनी भी ड्रग यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं ये सारी की सारी आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, इसलिए एक भी ड्रग आपको छोड़नी नहीं है।
ओके, 4 से 5 बार आप ट्राई करना, आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं हम थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन की। इसके अंदर भी 5 कैटेगरी रखी गई है। पहली है ट्रू कोजल प्रोफाइलेटिक्स, ओके, फिर है कोजल प्रोफाइलेटिक्स, फिर हमारी थर्ड कैटेगरी है सप्रेसिव्स, फिर हमारी फोर्थ कैटेगरी है उसको बोलेंगे रेडिकल क्यूरेटिव, फिर उसको बोलेंगे गेमेटोसाइड्स। देखिए, इन ड्रग्स को, ये जो कैटेगरी है, ये क्या कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर कौन सी ड्रग रखी जाएंगी और उन ड्रग्स का क्या काम होगा, ये हमको यहाँ पे समझना है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये करवाया था पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर आपको लाइफ साइकिल आता है तो थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम, थोड़ा सा लाइफ साइकिल और थोड़ी सी थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। अब देखिए, पूरी कहानी समझिएगा। जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन को काटता है तो वो स्पोरोजोइड एंटर करता है बॉडी के अंदर। ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड आ गए। अब वो जो स्पोरोजोइड हैं वो ब्लड के अंदर आने के बाद तुरंत लीवर के अंदर भागते हैं, ठीक है, ये लीवर के अंदर भागेंगे। अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दे जो कि स्पोरोजोइड को लीवर के अंदर एंटर ही ना होने दे, ठीक है, कोई ऐसी ड्रग दे दे तो क्या है, ये लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा, इससे भी हम मलेरिया को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ साइकिल ब्रेक हुआ तो पहली जो कैटेगरी है वो है ये, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको बोलेंगे ट्रू कोजल प्रोफाइलेटिक्स, यानी कि जो ये ड्रग्स होती हैं ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं स्पोरोजोइड्स को बिफोर दे एंटर द लीवर, यानी कि लीवर में एंटर होने से पहले क्या कर देती हैं, जो ये स्पोरोजोइड होते हैं इनको ख़त्म कर देती है। तो ये जो ट्रू कोजल प्रोफाइलेटिक्स है, इसके अंदर इस टाइप की ड्रग होगी और इस ड्रग का ये काम होगा। लेकिन जो ये ट्रू कोजल प्रोफाइलेटिक्स है, इस कैटेगरी में कोई ऐसी ड्रग अभी तक अवेलेबल ही नहीं है जो ऐसा कर पाए। कोई भी ड्रग अभी तक अवेलेबल नहीं है जो स्पोरोजोइड को लीवर में एंटर होने से पहले किल कर सके। अगर फ्यूचर में कोई ड्रग आती है तो हमको इस कैटेगरी के अंदर वो ड्रग रखनी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कोजल प्रोफाइलेटिक्स। अब इसके अंदर क्या होगा समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मान लिया स्पोरोजोइड लीवर के अंदर एंटर कर गए। अब लीवर के अंदर क्या करना है, उनको मैच्योर होना है। मैच्योर होने के बाद उनको मीरोजोइड के अंदर कन्वर्ट होना है। तो कोई ऐसी ड्रग दे दे जो मीरोजोइड के अंदर या फिर मैच्योरेशन को रोक दे, जो स्पोरोजोइड हैं उनके मैच्योरेशन को रोक दे लीवर के अंदर। कोई ऐसी ड्रग दे दे तो भी लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा। तो वो कैटेगरी आती है हमारी कोजल प्रोफाइलेटिक्स। तो इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोजोइड को रोक देंगी, ठीक है, वो आती हैं प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल एंड पायरिमिथामाइन। देखिएगा, प्रीमाक्विन, प्रोग्वानिल और पायरिमिथामाइन। देखिए, मैं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दिखाता हूँ ये ड्रग्स कहाँ हैं। ये रही प्रोग्वानिल, पायरिमिथामाइन, और कौन सी ड्रग थी, एक और ड्रग थी जिसको नाम दिया था प्रीमाक्विन, ठीक है। ये ड्रग्स आती हैं जो कि क्या करती हैं, स्पोरोजोइड के मैच्योरेशन को रोक देती हैं, विच प्रिवेंट द मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोजोइड, ठीक है। तो आपसे अब डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट प्रिवेंट द मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोजोइड। तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन प्रीमाक्विन, दूसरा ऑप्शन क्विनेक्रिन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा ये, फोर्थ ऑप्शन ये। तो ये दोनों तो क्या है, ये तो रोकती हैं, लेकिन ये वाली है ये भी रोकती है, और जो क्विनेक्रिन है ये क्या है, ये मैच्योरेशन को नहीं रोकती है। तो ये ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक है, तो ये हमारा ठीक होगा। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ये था हमारा 2 कैटेगरी हमने कर ली। पहली कैटेगरी है ट्रू कोजल, दूसरी है कोजल। ओके, ये स्पोरोजोइड को लीवर में एंटर होने से पहले किल कर देगी, और ये क्या करेगी, ये मैच्योरेशन को ही रोक देगी, किसके, स्पोरोजोइड की। तो ये हमारी 2 कैटेगरी है। अब आगे की कहानी देखिए। अब मान लिया कि स्पोरोजोइड यहाँ लीवर के अंदर एंटर हो भी गए और लीवर से मैच्योर हो गए, स्पोरोजोइड भी बन गए। हम यहाँ पर उसको रोक नहीं पाए, यहाँ पर हम लाइफ साइकिल ब्रेक नहीं कर पाए। अब आगे क्या है, जो ये मीरोजोइड है ये वापस में ब्लड में जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद जो ये आरबीसी होती है ना,
इसके अंदर एंटर करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, बरस्ट करेंगे आरबीसी को। अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें कि जो आरबीसी को बरस्ट ही ना होने दे, ये बरस्ट होने से रोक दे, तो भी लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सप्रेसिव्स, यानी कि ये क्या करेगी, ये प्रिवेंट करेगी रप्चर ऑफ आरबीसी, और रप्चर ऑफ आरबीसी नहीं होगा तो जो लिबरेशन है मीरोजोइड का, यानी कि आरबीसी से बाहर निकलना, उसको लिबरेशन बोलते हैं। लिबरेशन मतलब रिलीज होना। ठीक है, तो जो लिबरेशन है वो भी रुक जाएगा, और उससे क्या है, प्रिवेंट फीवर एंड चिल। आरबीसी के रप्चर होने से फीवर और चिल होता था, यानी कि बुखार और कपी होती थी, तो वो भी रुक जाएगी। तो ये है हमारी सप्रेसिव कैटेगरीज, जो कि रप्चर ऑफ आरबीसी को प्रिवेंट करेगी। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग है, वो क्विनिन, क्लोरोक्विनिन, मिपाक्रीन, प्रोग्वानिन एंड पायरिमिथामाइन, ये ड्रग्स आती हैं। ये ड्रग्स सप्रेसिव कैटेगरी में आती है, और इन ड्रग्स का ये काम होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, जो थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या याद करना है कि थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, और उस ड्रग्स का क्या काम है। सिर्फ ये दो बातें आपको याद रखनी है, कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग है और ड्रग का क्या काम है। जैसे सप्रेसिव कैटेगरी है, इसके अंदर ये ड्रग हैं, ये जितनी भी ये ड्रग है, और इनका काम क्या है, रप्चर ऑफ आरबीसी को प्रिवेंट करना। तो ये आपको स्पेसिफिकली याद करना ही करना है। ठीक है, आप देखिए आगे क्या होगा। आगे क्या होता है, मान लिया स्पोरोजोइड एंटर भी कर गए, मीरोजोइड में बदल गए, मीरोजोइड से फिर ये आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर एंटर करके आरबीसी को क्या कर दिया, ब्रस्ट कर दिया। अब देखिए ये आरबीसी यहाँ पे ब्रस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आरबीसी थी फुल्ली ब्रस्ट हो चुकी है। ब्रस्ट होने के बाद ये क्या है, मीरोजोइड बाहर निकलेंगे। क्या होगा, कुछ मीरोजोइड तो लीवर के अंदर वापस चले जाएंगे, उसको बोलेंगे रिलैप्स ऑफ फीवर, यानी कि कुछ मीरोजोइड आरबीसी में चले जाएंगे, सॉरी कुछ मीरोजोइड लीवर के अंदर चले जाएंगे ताकि वो दोबारा मलेरिया कोज कर सके। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, एट द सेम टाइम वो क्या होगा, वो फीमेल और मेल गैमेंट बना लेंगे। ठीक है, मेल गैमेंट और फीमेल गैमेंट बना लेंगे एट द सेम टाइम। ओके, अब देखिए कोई ऐसी ड्रग दे दें जो ये मीरोजोइड हैं, ये जब वापिस से चले जाते हैं ना, जो ये मीरोजोइड जब ये वापिस से मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं ना लीवर में, दोबारा मलेरिया कोज करने के लिए, ऐसी कोई ड्रग दे दे कि वापिस से जाने के बाद ये मैच्योर ही ना कर पाए, यानी कि फिर ये रिलैप्स ऑफ फीवर कर ना पाए, तो यहाँ पे भी लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ओके, पहली कैटेगरी ये है। जो नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे वो ये है। अब उसे नेक्स्ट कैटेगरी, अगर कोई ऐसी ड्रग दे दे जो ये जो गैमेंट बन गए हैं ना, इनको डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये ऐसा करके भी हम लाइफ साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आया, तो ये अलग कैटेगरी है। अब देखिए आगे हमने 3 कैटेगरी कर ली। नेक्स्ट कैटेगरी है रेडियल क्यूरेटिव। ये क्या करेगी, ये रिलैप्स ऑफ फीवर को रोकेगी, यानी कि जो मीरोजोइड वापिस से लीवर में जाके छुप जाते थे और वहाँ पे दोबारा मलेरिया कोज करते थे कुछ दिनों के बाद मैच्योर होके, तो रिलैप्स ऑफ फीवर को ये प्रिवेंट करता है। ओके, तो इसके अंदर ड्रग है पामाक्विन, प्रीमाक्विन एंड पेंटाक्विन। दीज ड्रग्स इराडिकेट एक्जो एरिथ्रोसाइटिक फेज। ये फेज क्या होता है, आरबीसी के बाहर का फेज को हम एक्जो एरिथ्रोसाइटिक फेज बोलते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसको ये ख़त्म कर देंगे, और जो मैच्योरेशन है जो लीवर के अंदर वो नहीं हो पाएगी, और रिलैप्स ऑफ फीवर नहीं हो पाएगा। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट कोज रिलैप्स, डू नॉट प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ फीवर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है साइक्लोग्वाइनिल। तो साइक्लोग्वाइनिल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पामाक्विन, प्रीमाक्विन और पेंटाक्विन ये क्या है, ये रिलैप्स ऑफ फीवर को प्रिवेंट करती हैं। ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा था, डू नॉट प्रिवेंट। तो ऐसे आपसे एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाएंगे। डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देगा एग्जामिनर, और डायरेक्ट आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, कौन सी ड्रग क्या काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है गैमेटोसाइड। नाम से पता चल रहा है गैमेट प्लस साइड का मतलब क्या होता है, किल करना, इसको डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि जो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट बने उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो ऐसे करके भी लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारी है
5 कैटेगरी, और 5 कैटेगरी आती है थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये हमारा था केमिकल और थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, अगर एग्जाम के अंदर आपको लिखने को आए कि क्लासिफिकेशन के बारे में लिखिए, सिर्फ इतना आता है 5 नंबर में, तो आप दोनों क्लासिफिकेशन लिखोगे। अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एंटी मलेरियल एजेंट, तो वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो और कोई एक क्लासिफिकेशन लिख देना, कोई सी भी, अगर आपको दोनों नहीं आती है, ठीक है, तो एक लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन याद ज़रूर कर लेना, ठीक है, दोनों की दोनों। एमसीक्यू अगर आपको सोल्व करने हैं तो दोनों क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी। अगर एमसीक्यू सोल्व नहीं करने हैं तो आप कौन सी भी एक क्लासिफिकेशन कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। हमने क्लासिफिकेशन कवर कर लिया टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, अब देखिए, जो भी हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगरी की थी, 4 अमीनो क्विनोलिन्स, है ना, 6 अमीनो क्विनोलिन्स की थी, 9 अमीनो जो भी की थी, 9 अमीनो एक्रिडीन की थी, वो सब क्लासिफिकेशन देखेंगे। बिगुनाइड्स थी, है ना, वो सब सारी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कैसे वो काम करती हैं ड्रग। देखिए, 4 अमीनो क्विनोलिन्स, पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, कैसे ये ड्रग काम करती है। सबसे पहले ये ड्रग कैसे काम करती है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। होता क्या है, जो प्लाज्मोडिया पैरासाइट होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है। अब वो हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन को तो डाइजेस्ट कर लेता है, इस ग्लोबिन पार्ट को, लेकिन हीम को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हीम को वो छोड़ देता है। अब क्या होता है, अगर वो हीम को ऐसे ही छोड़ दे बिना उसको कुछ कहे, तो हीम क्या करेगा, हीम टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए, ठीक है, इसके लिए बहुत टॉक्सिक होता है। ओके, क्योंकि क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है ना, इसके पास जो आरबीसी होती हैं, जो पैरासाइट की जो आरबीसी होती है, उनको क्या है, ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये टॉक्सिसिटी कोज करता है इसके लिए, हीम पार्ट। ओके, तो ये भी बहुत चालाक होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये क्या करता है, कहानी अब स्टार्टिंग से सुनिएगा। हमारी बॉडी के अंदर है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वो क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है। पूरे हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करने के बाद, वो पूरी हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट तो नहीं करता, वो केवल ग्लोबिन पार्ट को डाइजेस्ट करता है और हीम को छोड़ देता है, ठीक है। अब जो हीम पार्ट है वो टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए। ये बात प्लाज्मोडियम पैरासाइट को पता है और ये बहुत ही स्मार्ट होता है। ये क्या करता है, इस हीम जो जो ये हीम है, इसको बदल देता है हीमोजोइड के अंदर। यानी कि जो ये हीम टॉक्सिक फॉर्म होती है ना, इसके लिए हीमोजोइड के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट हीमोजोइड के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है और हीम पार्ट को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट काम हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जो वापिस से हीमोजोइड्स को हीम में कन्वर्ट कर दे, अब हीम में वो कन्वर्ट कर देगी तो हीम क्या है, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा पैरासाइट के अंदर, और जो ये पैरासाइट है ये फिर किल हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग देनी है, तो वो जो ड्रग है वो है 4 अमीनो क्विनोलिन्स। तो जो 4 अमीनो क्विनोलिन्स की कैटेगरी पढ़ी थी, उसके अंदर जो ड्रग आपने पढ़ी थी केमिकल क्लासिफिकेशन में, वो ड्रग इस तरीके से काम करेंगी। वो ड्रग क्या करेंगी, वो ड्रग हीमोजोइड्स को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देंगी, सॉरी, हीमोजोइड्स को हीम में कन्वर्ट कर देंगी, और हीम जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंदर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 4 अमीनो क्विनोलिन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारा का सारा पढ़ लेना। ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है होता क्या है, ठीक है। ये पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट आपका ही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इंग्लिश है, ये आपको पढ़नी आती है, पढ़ लेना। इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे है 8 अमीनो क्विनोलाइंस। ये कैसे काम करता है, देखिए, ये कई तरीके से काम करता है। पहला तरीका क्या है, देखिए, ये कैसे काम करता है, ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म होती है ना जो प्लाज्मोडिया की, उसको किल कर देता है। अब कैसे किल कर देता है वो मैकेनिज्म समझिए। देखिए, 8 अमीनो क्विनोलिन्स जो है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो क्या करती हैं, वो न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन जो पैरासाइट के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, उसके साथ बाइंड करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस
को इंटरफेयर हो जाती है। जैसे ही वो बाइंड करती है न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इंटरफेयर होती है, वो रुक जाती है। ठीक है, वो काम करना बिल्कुल स्लो हो जाता है उसका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, पहला तो काम ये है, अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा पैरासाइट को तो वो जिंदा कब तक रहेगा। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म है ये। साथ के साथ क्या करेंगी ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो डीएनए होता है ना, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंदर, उसके साथ ये इंटरकैलेट करता है। इंटरकैलेट का मतलब होता है एक स्पेशल बाइंडिंग, यानी कि जो डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं, दोनों बेस पेयर के बीच में वो जो ड्रग है वो बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, बाइंड करने के बाद ये होता है डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो डीएनए है वो काम नहीं कर पाता है। अब डीएनए ही काम नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा प्लाज्मोडिया पैरासाइट, वो किल हो जाता है। ठीक है, और फिर इसका नेक्स्ट काम क्या है, जो डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए के जो बनाता है ना, जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट कर देता है, उसको काम करने से रोक देता है। तो इस तरीके से जो 8 अमीनोक्विनोलिन्स कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स हैं वो इस तरीके से काम करती है, और इस तरीके से एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म जो प्लाज्मोडिया है उसको किल करती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 8 अमीनोक्विनोलिन्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 9 अमीनो एक्रिडीन की। ये कैसे काम करेगा, इसका भी दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला तो जो ऊपर मैंने अभी बताया, जो डीएनए होता है उसका जो बेस पेयर होता है ना, डीएनए के अंदर बेस पेयर, उसके बीच में ये बाइंड करेगा, दो बेस पेयर के बीच में बाइंड करता है। डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज होती है, चेंज होने से डीएनए अपना काम करना बंद कर देता है। अब डीएनए काम नहीं करेगा तो कैसे जिंदा रहेगा पैरासाइट, वो मर जाएगा। तो क्या करता है, इट बाइंड टू डीएनए बाय इंटरकैलेशन बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर एंड इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। देखिए ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है और वो मर जाएगा। ठीक है, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा, इसके साथ साथ और भी चीज़ करता है, ये इनहिबिट करता है सक्सिनेट ऑक्सीडेशन को एंड इंटरफेयर विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सक्सिनेट ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करता है, इसको तो इनहिबिट कर देता है और इसके साथ इंटरफेयर कर देता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके काम को बिल्कुल स्लो कर देता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों, ये जो दोनों चीज़ें इनहिबिट हो जाएंगी तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट होगी, सक्सिनेट ऑक्सीडेशन इनहिबिट होगा, तो क्या होगा, जो पायरिमिडीन की सिंथेसिस है वो बंद हो जाएगी। अब जो पायरिमिडीन है वो डीएनए की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी ही होता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन के बिना तो डीएनए बन ही नहीं सकता, आरएनए और डीएनए बन ही नहीं सकता। अगर प्यूरिडीन की सिंथेसिस रुक गई तो क्या होगा, डीएनए नहीं बनेगा, और डीएनए नहीं बनेगा तो पैरासाइट मर जाएगा। कितनी बार बताऊं मैं, है ना। तो ये होने वाला है, यानी कि सक्सिनेट ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो अगर बंद हो गई तो क्या होगा, पायरिमिडीन की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी, और पायरिमिडीन की सिंथेसिस बंद होने से डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, और डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट होने से पैरासाइट मर जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 9 अमीनो एक्रिडीन। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है लेकिन आसान है। बिगिनाइड्स ये कैसे काम करते हैं, देखिए ये एक एंजाइम होता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये इसको इनहिबिट कर देते हैं। देखिए ये है बिगिनाइड्स, और दूसरा दिखाता हूँ आपको, ये है डाई अमीनो पायरिमिडीन। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम ही होता है, लगभग सेम होता है। देखिए कैसे सेम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है, जो ये डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये बन रहा है ना, फिर डाई हाइड्रोफोलिक एसिड पे डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये एंजाइम काम करता है और इसको कन्वर्ट करता है डाई टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। और जो ये टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड है ये प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। अगर जो ये ड्रग है बिगिनाइड्स, अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो इससे ये बन नहीं पाएगा। अगर ये बन नहीं पाएगा तो प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस रुक जाएगी। अगर वो रुक जाएगी तो डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो पैरासाइट मर जाएगा, है ना। बार बार वही चीज़ आ रही है।
ऑटोमेटिकली क्या है, डीएनए की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो रही है बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, लेकिन उसका वे अलग अलग है। जैसे कहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रोक दी, उसकी वजह से प्यूरिन नहीं बन पाया, प्यूरिन की वजह से डीएनए नहीं बन पाया। या फिर क्या है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनना था, इस एंजाइम की वजह से ये एंजाइम काम करने से रोक दिया, तो ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा, तो जो पायरिमिडीन है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फिर ऑटोमेटिकली डीएनए नहीं बन पाएगा। तो देखिए अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जो डीएनए है उसका बनना बंद कर दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से वो पैरासाइट मर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा तरीका अलग अलग है, बाद में तो सेम ही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो तो सेम ही है, डीएनए की जो सिंथेसिस है वही तो बंद हो रही है। तो ये आपको याद करना है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो जो ये दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना। जो डीएनए की सिंथेसिस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ये इनहिबिट कर देता है। ओके, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पैरासाइट का रिप्रोडक्शन करवाना, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना उसको, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेगा, डीएनए सिंथेसिस होगा तभी तो करेगा, और उसके अंदर यानी कि होता क्या है, जो ये रिडक्टेज एंजाइम है अगर ये इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, जो ये बायोसिंथेसिस होती है प्यूरिन और पायरिमिडीन की, ये ब्लॉक हो जाएगी। इसके ब्लॉक होने से क्या होगा, इसके ब्लॉक होने से जो सेल मल्टीप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस है ये दोनों प्रोसेस बंद हो जाएंगी, और इन दोनों प्रोसेस के बंद होने से क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो वो क्या है, मर जाएगा पैरासाइट। तो इस तरीके से काम करता है। यह भी मैकेनिज्म एक्शन आप पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आर्टिसनेट, अब आर्टिसनेट के बारे में बात करते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये क्या करता है, जितनी भी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है उनको किल करता है। देखिए जितनी भी स्टेज आरबीसी के अंदर हो रही होती है ना, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखिएगा, ये जो स्टेज हो रही हैं मीरोजोइड से कभी ट्रोफोजोइड, कभी सीजोन्ट, कभी मीरोजोइड, ये जो तीनों स्टेज हो रही है ना इनको किल कर देता है। ठीक है, ये आरबीसी के अंदर होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ओके, तो जो ये हमारा आर्टिसुनेट है ये क्या करता है, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को किल कर देता है। तो इट किल ऑल द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इंक्लूडिंग ये। और जो गैमेटोसाइट होते हैं ना, जो कि ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन गैमेट को भी मार देता है। ठीक है, तो ये आर्टिसुनेट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। राइट, तो ये 6 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। आगे देखिए आर्टिमिथर का और ऑटोक्वेन का, इससे क्या होगा। देखिए आर्टिमिथर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है जो हमने पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया था। जैसे वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती थी ना, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। जो हीमोग्लोबिन है उसको डाइजेस्ट करेगा। जो हीम पार्ट है वो क्या है, हीम पार्ट को हम फेरेसाइन भी बोल सकते हैं। जो हीम पार्ट है वो टॉक्सिसिटी कोज करेगा, उसको पता है कि वो टॉक्सिसिटी कोज करेगा, तो वो हीमोजोइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो अल्टीमेटली आर्टीथर भी क्या करती है, ये ड्रग क्या करती है, हीमोजोइड को हीम में वापस से कन्वर्ट कर देती है और साइटोटॉक्सिसिटी कोज कर देती है। ठीक है, तो आप सिंपल लाइन में यही लिख सकते हो कि जो आर्टिमिथर ड्रग है वो क्या है, वो साइटोटॉक्सिसिटी कोज करती है बाई कन्वर्टिंग हीमोजोइड्स इनटू हीम। एक लाइन में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आता है, याद है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑटोकॉन। ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, देखिए पहले कुछ ड्रग की थी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बंद कर देती थी, तो वही सेम काम होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बंद करने की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, जो पायरिमिडीन की सिंथेसिस है वो बंद हो जाएगी, वो इनहिबिट हो जाएगी। और ये इनहिबिट होने की वजह से जो डीएनए की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी, और डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो वो मर जाएगा। ये तो बहुत बार आ चुका है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये थे हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो भी ये नोट्स हैं ये आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार ये नोट्स की रीडिंग ज़रूर ले लेना, क्योंकि मैंने आपको सारा सब कुछ
हिंदी में के अंदर समझाया है, लाइन टू लाइन मैंने नहीं पढ़ी है, तो इसलिए आप एक रीडिंग ले लेना। उसके बाद आप देखना कोई डाउट बचता है या नहीं बचता है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप अपना डाउट लिखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट तो कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब एटलीस्ट ज़रूर कर देना, क्योंकि फ़िलहाल अभी के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।